हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीईआरटी साइंस का जो सिलेबस हमारे चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th का जो चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर फिर आपको लगे कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति हमें उचित शब्द से करनी है। पहला है इसमें, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभयारण्य। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज कहलाती है क्या कहलाती है? तो ये विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न इसी के अंतर्गत आता है, गए प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। कौन से परिवर्तन के कारण? यानी यहाँ पर क्या आने वाला है? तो यह आएगा जलवायु में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जैसे प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ आते हैं तो जब वहाँ शीत का मौसम ज़्यादा रहता है, उसके अनुकूलित वो नहीं रह पाते हैं तो प्रजनन के लिए वहाँ से अपने यहाँ आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें 4 प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों में अंतर स्पष्ट हमें करना है। पहले प्रश्न में हमें क्या करना है? वन्य उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर बताना है। दूसरे प्रश्न में हमें करना है चिड़ियाघर और अभयारण्य में अंतर। तीसरे में हमें संकटापन और विलुप्त स्पीशीज के बारे में बात करनी है, इनमें अंतर बताना है। और चौथा प्रश्न हमारे सामने बचता है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर के बारे में। इन दोनों में अंतर देखने के लिए हमारे पास ये सारणी है और इस सारणी से हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं वन्य प्राणी उद्यान और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर, क्या क्या अंतर इन दोनों में होता है। वन्य प्राणी उद्यान क्या है? तो देखिए, वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वन्य प्राणी जंतु परिरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। ये वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं।
जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात हम करें तो वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यानी वन्य प्राणी उद्यान किसे कहते हैं, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का निर्माण क्यों किया गया, इनके बारे में हमने बात कर ली है। चलिए बात करते हैं चिड़ियाघर और अभयारण्य में अंतर के बारे में। यानी चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या अंतर है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। देखते हैं चिड़ियाघर क्या है, अभयारण्य क्या है। चलिए देखो चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या डिफरेंस हैं, एक एक अंतर को हम साथ में लेकर चलेंगे। मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है चिड़ियाघर कहलाते हैं। अभयारण्य की बात करें तो वह स्थान जहां जंतु एवं उनके आवास की किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह से सुरक्षा की जाती है या सुरक्षित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, अभयारण्य कहलाते हैं। दूसरा अंतर इसी में हम देखते हैं कि चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते। इनमें अधिकतर जीव कहाँ रहते हैं, पिंजरों में कैद रहते हैं। जबकि अभयारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान कराते हैं जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है। इसमें जीव किसी प्रकार की कैद में नहीं रहता है। यानी बात अगर हम करें तो चिड़ियाघर में जो जीव रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वो पिंजरे में कैद रहते हैं, अपनी इच्छा के अनुरूप वो कार्य नहीं कर सकते। जबकि अभयारण्य में रहने वाले जो जीव हैं वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अभयारण्य का मतलब ये है कि जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान कराते हैं। बस उस प्राकृतिक आवास में ये जीव स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसका जो तीसरा अंतर है इसी में, चिड़ियाघर और अभयारण्य में जो तीसरा अंतर है उसको लेकर हम बात करते हैं। चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है, जबकि अभयारण्य वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित आवास है। भाई चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक स्थान क्यों नहीं है, क्योंकि इनको कैद में रखा जाता है। अब कोई भी प्राणी एक तो कैद में रहे और एक स्वतंत्र रूप से रहे, तो इस चीज़ को हम जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से रहने पर हम स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन कैद या प्रतिबंध अगर हमारे ऊपर है तो उस स्थिति में हम कुंठित हो जाते हैं। तो अभयारण्य वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक होते हैं और सुरक्षित आवास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतर हम संकटापन्न स्पीसीज और विलुप्त स्पीसीज में। क्या होती है संकटापन्न स्पीसीज और क्या होती है विलुप्त स्पीसीज। देखिए वह स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर है संकटापन्न स्पीसीज कहलाती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो सफ़ेद चीता, शेर, हाथी और जंगली भैंसें ये सब संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्गत आ चुके हैं, यानी ये विलुप्ति की कगार पर हैं। विलुप्त स्पीसीज क्या होती है, वे स्पीसीज जो विलुप्त हो चुकी है विलुप्त स्पीसीज कहलाती है। उदाहरण की बात हम करें डायनासोर। भाई किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है कि उनमें प्रजनन नहीं होना। प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो संतति उत्पन्न नहीं होगी
और वह प्रजाति विलुप्ति की कगार पर आ सकती है। प्रजनन की क्रिया कब नहीं होगी? जब इन जीवों की या तो मेल या फीमेल दोनों में से एक नष्ट हो जाती है, तो उस स्थिति में उस प्रजाति का विनाश होता ही है, क्योंकि संतानोत्पत्ति के द्वारा जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। इसलिए संकटापन्न स्पीसीज में तो वे जातियां हैं जो विलुप्ति की कगार पर है, और विलुप्त प्रजाति में वे जातियां आती है जो विलुप्त हो चुकी है, जिनका अब अस्तित्व नहीं रहा है। अब बात करते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर के बारे में। तो वनस्पति जात क्या है, प्राणी जात क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में, यहाँ पे विषय ये गलत है, विशेष होगा यहाँ पे, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। कुल मिला के वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति और प्राणी तो हम जानते ही हैं कि वनस्पति के अंतर्गत तो क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जबकि प्राणी जात में क्या आते हैं, जीव आते हैं। जीव जंतु जो होते हैं वो सब प्राणी जात के अंतर्गत आते हैं। तो वनस्पति जात में किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो हैं, उन पेड़ पौधों को ही वनस्पति जात कहेंगे, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनको ही हम क्या कहेंगे, प्राणी जात कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, और तीसरा प्रश्न है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। यानी वनोन्मूलन हमने पढ़ा है, वनोन्मूलन जब होगा तो इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें इन सब के बारे में चर्चा करनी है। पहला आता है वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गांव ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शहर शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आने वाली हमारी जो अगली पीढ़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक को, चलिए देखते हैं एक एक को। सबसे पहले बात करेंगे वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव। देखिए इसको, वनोन्मूलन से लगातार वन क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे वन्य प्राणियों का आवास क्षेत्र भी समाप्त होता जा रहा है। आवास न मिलने पर कुछ प्राणी मर जाते हैं तथा अन्य किसी दूसरे वन क्षेत्र की तरफ दौड़ते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य प्राणियों पर पड़ता है। भाई जैसा कि हम देख रहे हैं कि वनोन्मूलन होगा तो वनोन्मूलन से लगातार वन क्षेत्र क्या होंगे, समाप्त होते जाएंगे, और समाप्त होते जाएंगे तो वन्य प्राणी जो होते हैं उनके आवास क्षेत्र भी क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब इस स्थिति में क्या चाहिए, वन्य जीव जो होंगे उनको आवास चाहिए, उनको आवास नहीं मिल पाएगा तो कुछ प्राणी तो मर जाएंगे और कुछ अन्य दूसरे वन की तरफ दौड़ेंगे। तो इस प्रकार वो वहाँ का वन क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हमने बात कर ली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है उस बारे में। तो देखते हैं कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम देखेंगे। पर्यावरण, हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्राणी जगत
तथा वनस्पति जगत दोनों आपस में अनेक पर्यावरणीय साधनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन, जिन्हें पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं, वनों को क्या कहते हैं? पर्यावरण के फेफड़े भी कहते हैं। भाई पर्यावरण डिपेंड किस पे है? फेफड़ों पर। जैसे मानव शरीर फेफड़ों पर डिपेंड रहता है, उसी प्रकार पर्यावरण किस पर डिपेंड है? वनों पर डिपेंड है। पर्यावरण के फेफड़े हम वन को कहते हैं। अगर वन को काट दिया जाएंगे, ये वन काट दिए जाएंगे, तो पर्यावरण में प्रदूषण तथा असंतुलन फैल जाएगा, जो संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करेगा। पेड़ पौधों को हम काटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा तो असंतुलन पैदा होगा, और असंतुलन पैदा होने से संपूर्ण जीव जगत क्या होगा? प्रभावित होगा। वन काटने के कारण CO2 की अधिक मात्रा के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। भाई हम वन को काटेंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का उपयोग करते हैं। अब पौधे ही नहीं रहेंगे तो इस CO2 का उपयोग कोई नहीं करेगा, उपयोग नहीं होगा तो इसकी मात्रा बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होगा, और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने से सारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। देखिए इसमें आगे और है, देखते हैं कि वन काटने पर वर्षा दर भी क्या होगी? घट जाएगी। भाई वन कटेंगे तो वर्षा की दर घट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि गांव या ग्रामीण क्षेत्र पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, किस प्रकार ये प्रभावित करता है गांव या ग्रामीण क्षेत्र को। वनोन्मूलन, तो वनोन्मूलन का गांव या ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव है? हम जानते हैं कि वे ग्रामीण लोग जिनके गांव वनों के समीप है, अपनी जीविका के लिए तथा अनेक दैनिक ज़रूरतों के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। भाई कोई वन क्षेत्र है, उसके आसपास कोई लोग रह रहे हैं, ग्रामीण लोग रह रहे हैं, तो वो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए किस पर रहते हैं? निर्भर, वनों पर निर्भर रहते हैं। अब इस स्थिति में यदि वन काट दिए जाएंगे तो इन लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो जीव जंतुओं पर पड़ेगा जो उस वन में रह रहे हैं, लेकिन वन के आसपास रहने वाले लोगों पर भी इसका बहुत असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ वन काटने पर फैला पर्यावरण प्रदूषण तथा असंतुलन ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यानी वन को हम काटेंगे, पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा, तो ये पर्यावरण प्रदूषण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। चलिए शहर या शहरी क्षेत्र पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। शहर पर कैसे प्रभाव इसका पड़ेगा। शहर या शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में चलने वाले उद्योगों तथा फैक्ट्रियों में वनों से प्राप्त कई प्रकार के कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। साथ ही वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ वायु प्रदूषण ग्रीन हाउस प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। देखिए शहरी क्षेत्र में क्या होगा, उद्योग धंधे चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं। अब इनके लिए वनों से प्राप्त कच्चा पदार्थ, कच्ची सामग्री, कच्चा माल जिसको हम कहते हैं, वो काम में आता है। अब वन कट जाएंगे, वन का विनाश हो जाएगा तो कच्चे पदार्थ नहीं मिल पाएंगे, और वन समाप्त हो जाएंगे तो शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र जो स्थापित हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वनों से प्राप्त कच्चे माल की आवश्यकता होती है, वो नहीं प्राप्त होगा तो औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। साथ ही वनोन्मूलन के कारण वायु प्रदूषण होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, ये भी शहरी क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वनोन्मूलन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। कैसे? CO2 तथा O2 के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ने देते हैं, लेकिन यदि वनोन्मूलन हो जाएगा तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जो पृथ्वी के ताप को बढ़ा देगा, जिससे पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत प्रभावित हो सकता है। देखिए पृथ्वी पर कैसे प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का, कि वन क्या करते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं, CO2 और O2 के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई प्लांट्स हैं और प्लांट्स क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, और इस O2 का उपयोग कौन करता है? मानव करता है, जीव करते हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो। ठीक है, अब मान लीजिए पेड़ पौधे कम हो गए, नष्ट हो गए, तो इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और ये जो CO2 है इस CO2 का उपयोग नहीं होगा, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 की मात्रा को बढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन यदि वनोन्मूलन हो जाएगा तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जो पृथ्वी के ताप को बढ़ा देगा, और जैसे ही पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत इससे प्रभावित होगा। ठीक है, चलते हैं आगे कि वनोन्मूलन का अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगली पीढ़ी, हम जानते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें वनोन्मूलन से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। भाई अगली पीढ़ी, हम जानते हैं कि वन क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होता है। अब मान लीजिए अगली पीढ़ी के लिए हम इनको बचाकर नहीं रखेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित हो जाएगी और उन्हें वनोन्मूलन से हुई जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पर। भाई चौथा प्रश्न दे रखा है कि क्या होगा यदि, इसमें 3 प्रश्न हैं, कि हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो क्या होगा, किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो क्या होगा, मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो क्या होगा। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें कारण सहित देने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, वृक्षों की कटाई करते रहे तो क्या होगा। इसके उत्तर पर भाई अगर हम वृक्षों की कटाई अगर लगातार इसी दर से करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे और वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। यदि वनों की कटाई अनवरत चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अलावा सूखे तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। भाई अगर वृक्षों की हम कटाई करते रहेंगे तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आ रही है। देखो वृक्षों की कटाई अगर लगातार इसी दर से करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात
अधिकतर वन क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वनोन्मूलन होगा और वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे भौम जल स्तर जो होता है वो नीचे गिर जाता है। वनोन्मूलन से वायुमंडल में CO2 की मात्रा भी बढ़ती है। अब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होगा। प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होगा और यदि वनों की कटाई इसी प्रकार अनवरत चलती रही तो वर्षा और भूमि की जो उर्वरता है दोनों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। वर्षा होना भी कम हो जाएगी, भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। इसके अलावा सूखा भी पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है। ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं जो है इनकी संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं ख प्रश्न। यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो यह उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है। भाई जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सभी सजीवों की मुख्यतः, जैसे मानव की हम बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 आवश्यकताएं इसकी होती है। रोटी, कपड़ा और मकान। मकान को हम आवास कह सकते हैं। भाई जानवरों को भोजन की भी आवश्यकता होती है, उनके आवास की भी आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई रोटी है, उनका भोजन है और उनका आवास है, वही अगर नहीं रहेगा, जंतुओं का अगर आवास बाधित होता है तो ये जंतुओं के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा खतरा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेंगी और इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी हो जाएगी तथा इसकी उर्वर शक्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है और धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाएगी और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मरुस्थलीकरण कहलाती है। भाई क्या हुआ कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित, मतलब उसका ऊपरी परत का जो आवरण है वो हट जाएगा, तो उसके हटने से कठोर चट्टानें दिखाई देगी। अब कठोर चट्टानें दिखाई देगी तो ऊपर की जो ये ह्यूमस है वो ह्यूमस भी नष्ट हो जाएगा, ह्यूमस की मात्रा में कमी आएगी। तो भूमि की जो उर्वर शक्ति होती है, पैदावार की जो इसकी शक्ति होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पैदावार की शक्ति कम होगी तो धीरे धीरे ये उर्वर भूमि किस में बदलना शुरू हो जाएगी, मरुस्थल में बदलना शुरू हो जाएगी और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मरुस्थलीकरण कहलाती है। यानी इस उत्तर में आपको मरुस्थलीकरण की जो परिभाषा है वो भी मिल गई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है। 5वां प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए, यानी बिल्कुल शॉर्ट में हमें उत्तर देने हैं इन प्रश्नों के। और ये प्रश्न क्या पूछते हैं कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। भाई जैव विविधता का संरक्षण हम क्यों करें, इसका कारण हमें क्या हो सकता है हमारे लिए। दूसरा प्रश्न है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। कुछ आदिवासी लोग जो होते हैं वन या जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे। और रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। और प्रवास से आप क्या समझते हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके पांचों के क ख ग घ और इन सब के बारे में हम बात करेंगे, इनके उत्तर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न जो है क, उसका उत्तर हमारे पास क्या आता है। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आता है कि हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए, क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। अगर हम अकेले मानव इस पृथ्वी पर रहना चाहें तो हमारा जीवन संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रह पाता है, इसलिए हमारी जैव विविधता को बचाकर रखना बहुत जरूरी है। दूसरा इसका ख प्रश्न देखते हैं
कि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे हैं? कि कुछ स्वार्थी लोग जो हैं अपने खुद के लालच के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के फायदे के लिए यहाँ रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं, और शिकार करेंगे तो उन वन्य जीवों की संख्या में कमी आएगी, और कमी आने से वन्य प्राणियों का जो जीवन है वो असुरक्षित हो जाएगा। अगला देखते हैं इसका गय प्रश्न। आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। भाई आदिवासी लोग जो होते हैं डिपेंड किस पर रहते हैं? वनों पर रहते हैं, और वनों के निकट रहने वाले आदिवासी तो पूर्णतः वनों पर निर्भर रहते हैं। अब उनकी जो प्रत्येक आवश्यकता होगी प्रतिदिन की, तो वो किससे प्राप्त करेंगे? वनों से जो उत्पाद प्राप्त होंगे उनसे करेंगे, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी क्या करते हैं? वनों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वनोन्मूलन के कारक। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। भाई वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है? तो हम पढ़ चुके हैं कि वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का हम अन्य कार्यों में उपयोग करें, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी अन्य कार्य के लिए वन को काटकर भूमि प्राप्त करना, ये भी क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। अभी इसका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें देखो आगे ये भी दिया हुआ है कि वनोन्मूलन के कारक कौन कौन से हैं, उनको भी हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारक हैं, जिनमें पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, और हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि कागज़ के निर्माण के लिए भी हमें वन जरूरी होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कागज़ का निर्माण किससे होता है? पौधों से होता है, प्लांट से होता है। तो प्लांट जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वन से प्राप्त होते हैं। तो वनोन्मूलन के कारक क्या हो गए? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने के लिए अथवा ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करना, और कागज़ के निर्माण में भी हम लिख सकते हैं। वनोन्मूलन के प्रभाव क्या हैं? इसके प्रभावों को भी हम देखते हैं। वनोन्मूलन के प्रभावों की अगर हम बात करें तो प्रभावों को देखते हैं हम। सबसे पहला प्रभाव आता है पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। भाई वनोन्मूलन जब होगा तो क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, भूमजल स्तर भी नीचे गिर जाता है, भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है, और इसके कारण बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ये 5 प्रभाव हो सकते हैं वनोन्मूलन के। ताप बढ़ेगा, प्रदूषण का स्तर में वृद्धि होगी, भूमजल स्तर नीचे गिर जाएगा, भूमि की उर्वरता में कमी आएगी, और बाढ़ भी आ सकती है और सूखा भी आ सकता है। इस प्रकार की ये समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसी में रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हैं। भाई रेड डाटा पुस्तक है क्या? लाल आंकड़ों की किताब भी हम इसे कहते हैं। कोई भी प्राणी जिसकी स्पीशीज, जिसकी जाति संकट में होती है,
तो उसका रिकॉर्ड हम किस में रखते हैं? रेड डाटा बुक में, रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। और पौधों के लिए, जंतुओं के लिए और अन्य स्पीशीज कोई है, उन सब के लिए रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? अलग अलग होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न इस 5वें का च हमारे पास है प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन होता है। यानी इसमें क्या होता है कि एक जगह पे कोई स्पीशीज रहती है और वहाँ पर प्रजनन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, तो ये पूरी प्रजाति झुंड समूह बनाकर क्या करती है? दूसरी जगह पर जाती है और यहाँ पर दूसरी जगह पर प्रजनन करके अपना प्रजनन काल पूर्ण करके और वापस यहाँ से फिर जहाँ से आती है वहाँ पर चली जाती है। तो ये क्या होता है? प्रवास होता है। और आने वाले जो पक्षी होते हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, छठा प्रश्न। फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार हमें करनी है। भाई फैक्ट्रियों के लिए, आवास के लिए वनों की कटाई हो रही है, तो इस परियोजना के लिए वृक्षों की जो कटाई हो रही है, क्या वो न्याय संगत है? क्या ये उचित है? इस पर हमें चर्चा करनी है और अपना विवरण जो है वो देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है हमारे पास। देखिए, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति के लिए वनों की अनवरत कटाई हो रही है, यह न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वन हमारी अमूल्य धरोहर है और हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इसलिए हमें इन्हें संरक्षित रखना चाहिए। हम जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि वनों को हम बचा कर रखें। यदि किसी कारणवश हमें वनों की कटाई भी करनी पड़े तो हमें पुनर्वनरोपण करना चाहिए। फिर से हमें वन का विकास करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हम वन उत्पादों को अन्य किसी दूसरे पदार्थों से बदल लेना चाहिए। लोग अपने निजी लालच के लिए औद्योगिकरण को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लगातार वनों की कटाई हो रही है। उन्हें समझना चाहिए कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना चाहिए और अनावश्यक रूप से हमें वनों की कटाई भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये सब प्रयास हम करते हैं तो वनोन्मूलन को हम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या आता है? 7वां प्रश्न हमारे सामने आता है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। भाई आप लोगों को कह दिया जाए कि आपके क्षेत्र में आपको हरियाली बनाए रखनी है और हरियाली बनाए रखने के लिए आप कौन कौन सी क्रिया करेंगे, तो इसका उत्तर होगा कि अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने में हम निम्नलिखित प्रकार से योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, दूसरा पार्क आदि बनवाकर, तीसरा हम देखते हैं सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर, चौथा कागज को बचाकर, पांचवा कम से कम पेड़ों की कटाई करके और छठा आता है लोगों को अधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक करके। अगर ये सब कार्य हम करते हैं, ये प्रयास हम करें, तो हमारे आसपास की हरियाली बनी रहेगी। 6 बिंदु जो हैं इनको अगर अपन अपना लेते हैं तो हमारे आसपास की हरियाली बनी रहेगी। ठीक है, चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। वनोन्मूलन के कारण वर्षा की जो दर हुई है कम, वो कैसे हुई है
उसको हमें समझना है। वनों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई। क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अतः इसकी कम मात्रा के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन हो रहा है। विश्व उष्णन हो रहा है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन भी क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, जिससे वर्षा दर में भी कमी आ रही है। भाई वनों के विनाश के कारण CO2 का उपयोग कम होगा। CO2 का उपयोग कम होगा तो वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ेगी। अब वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ेगी क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मीय विकिरण होते हैं उनको अवशोषित कर लेती है, अतः इसकी कम मात्रा के परिणाम से विश्व उष्णन हो रहा है, तापमान बढ़ेगा। भाई ऊष्मीय विकिरणों का अवशोषण अगर नहीं होगा तो इनका वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ेगा और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण क्या होगा, जल चक्र का संतुलन जो है, जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा और वर्षा दर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 9वां कि अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए और भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। भाई इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने स्तर पर करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अगला प्रश्न है, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। देखिए हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। कागज़ की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे जल है, ऊर्जा है, जो इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं, इनकी भी बचत होती है। अतः निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कागज़ की बचत की जा सकती है। कैसे? कागज़ का हम पुनः चक्रण करें, पुनः उपयोग करें, मितव्ययता से उपयोग करें और जन जागरूकता अभियान चलाकर। ये 4 कार्य करके हम इसको कागज़ को बचा सकते हैं और कागज़ को बचाएंगे तो वन भी बचेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि दी गई शब्द पहेली को पूरा करना है। जैसे शब्द पहेली अपने सामने आएगी, अभी नीचे है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक क्या होती है, आप लोगों को पता है। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की जो किस्में और विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है, उनको हमें उसमें ऐड करना है। बाईं से दाईं तरफ जब अपन चलेंगे तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विलुप्त हुई स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, और एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली जो स्पीशीज़ होती है उनको हम क्या कहते हैं। इस प्रकार इस शब्द पहेली को हमें कंप्लीट करना है। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पहले नंबर पर क्या था, विलुप्त स्पीशीज़ की सूचना वाली पुस्तक। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आ जाएगी, रेड डाटा पुस्तक। इस पूरी लाइन में हम लिख देंगे रेड डाटा पुस्तक। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर, पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं। तो सेकंड नंबर पर पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की जो किस्में और विभिन्नताएं होती है ये सब क्या कहलाती है, जैव विविधताएं कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये सेकंड नंबर पर ऊपर से नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैव विविधता। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। तो हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैव मंडल आ जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं तीसरे नंबर पर आता है विलुप्त हुई स्पीशीज। विलुप्त जो स्पीशीज है उनके लिए हम किस शब्द का उपयोग करेंगे, बाएं से दाएं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर विलुप्त हुई स्पीशीज हमारे सामने हैं। तो
इसके लिए यहाँ पर हम संकटापन्न लिखेंगे, लेकिन संकटापन्न जो होता है वो विलुप्त हुई स्पीसीज नहीं होती है, विलुप्ति की कगार पर होती है। तो यहाँ पर इसको हम सही कर सकते हैं, विलुप्ति की कगार पर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाली स्पीसीज। विशिष्ट आवास में जो स्पीसीज पाई जाती है उसको हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो हम यहाँ पर इस कॉलम में लिख सकते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। इस प्रकार हमारे ये सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इस 11वें प्रश्न की जो तालिका है वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कंप्लीट तालिका आप लोगों के सामने यहाँ पर है, लेकिन डायरेक्ट आप इसको नहीं देखें, यहाँ इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें और फिर इसमें से देख के आप इसको शुद्धिकरण इसका कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है, आप लोग इससे कुछ सीख रहे हैं, आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो घंटी का आइकन होता है उस घंटी के आइकन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन वाले पर ऑल पर आपको क्लिक करना है। इससे होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर जैसे ही नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर या डिटेल पार्ट जो भी यहाँ पर अपलोड हो और उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना ही होगा और ऑल पर क्लिक करना ही होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर आप इस YouTube चैनल का उपयोग करके खूब भरपूर मात्रा में पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक को लेकर किसी नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.